देखिए, खुद चिदम्बरम साहब ने यह कहा कि जो हम इस समय पिछड़े वर्ग की डेफिनेशन है उसको चेंज करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि इंटरनेशनल हाईवे से वो कितना दूर है, हम उसको ये अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ लिटरेसी की क्या तरबियत है, यहाँ पर हमारा जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं उनके बारे में क्या उसकी पोजीशन है, स्टैंडर्ड क्या है, उसके बेस पे करेंगे। वो पैसा जब हिंदुस्तान के पास होगा तो क्या यह मुमकिन नहीं कि हिंदुस्तान उस पैसे को इस पिछड़े वर्ग पे खर्च करेगा? हर जगह लघु उद्योग लग सकते हैं और उन लघु उद्योगों के लगने से क्या नहीं हो सकता, आप ये बताइए। सब कुछ पॉसिबल है। जैसा मेरे फाजिल दोस्त अमित सराफ साहब कह रहे थे अभी कि व्यापारी वर्ग टैक्स देते समय थोड़ा पिंच महसूस करता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पिंच महसूस होता है। पिंच तब महसूस होता है जब ये देखता है इंसान कि साहब मैं व्यापार कर रहा हूं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना चाहता हूं, तब भी मेरे सर के ऊपर तलवार पूरे साल टंगी हुई है, हर समय टंगी हुई है। और जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सरकार से कोई किसी तरह का साथ नहीं दिया, कोई रेवेन्यू कलेक्शन नहीं किया सरकार के लिए, उस आदमी के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब देखिए एक नया प्रावधान जो कम से कम मेरे गले से नहीं उतर रहा कि जितनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होंगी, उन पर 1% टीडीएस। सर कितना जरूरी होगा उस इंसान के लिए पैसा जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा। आज अगर मेरी 51 लाख की प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उसके अंदर से 51,000 रुपया उसी समय कटकर सरकार के खाते में चला गया। बिल्कुल। जबकि यह मेरा एक मौलिक अधिकार था कि अगर मैंने अप्रैल में प्रॉपर्टी को बेचा तो मैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दूंगा अगले अप्रैल में। 1 साल तक उस पैसे को मैं इस्तेमाल कर सकता था। मैं गवर्नमेंट को जाकर डिक्लेयर करता कि देखिए ये मेरा टैक्स है और 1% क्यों, मैं 20% टैक्स देता उसके ऊपर। समझ सकते हैं। लेकिन पहले ही दिन 1% टैक्स मेरी जेब से ले लिया गया और 51,000 रुपया सरकार उसका मजा ले रही है, जबकि उस पैसे को मैं इस्तेमाल करना चाहता था। एजेंट्स को दो वो अलग है। नहीं, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। और मैं तो कहता हूं 1% पे क्यों रखा, इसको कम से कम 2 या 3% तक लेके जाना चाहिए था। को तो इसके अंदर ये भी किया जा सकता क्योंकि आप चीज समझिए, चिदम्बरम साहब आंकड़े पेश कर रहे हैं साथ के साथ, वो कहते हैं आधी ट्रांजैक्शन में तो लोग अपना पैन नंबर ही नहीं लिखते वहां पे। हर कोई बचना चाह रहा है। आप देखिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि लोगों में इंटेग्रिटी लेवल कम है, हर कोई टैक्स से बचना चाह रहा है। टैक्स बेस बढ़ ही नहीं पा रहा, सरकार ने खूब कोशिश करी। तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी ना साहब। हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है? आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 50 सिस्टम बनाइए कि जो लोग बच रहे हैं टैक्स से, आप तो ये वही तो है सरकार कितना वेलकम स्टेप है। 1% का सिर्फ टैक्स चार्ज करा, 1% का। जमीनी 1 करोड़ के आपके पास आया है माल बिकने पर, आपका प्रॉपर्टी बिकने पर 1 लाख रुपए सरकार रखती है। आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। ये मैं इस पॉइंट को उठा रहा हूं कि ठीक है कि आपने 1% लगा दिया, वेलकम, लेकिन आप पहले की बजाय बाद में लगा दीजिए साहब। जो यीशु जी कह रहे थे कि आप बाद में लगा दीजिए ना, 1 साल तो कम से कम। लोग कंप्लाई नहीं करते ना, उस राशि को यूज तो करेंगे ना। लोग कंप्लाई नहीं करते। कंप्लायंस कराने के लिए सरकार के पास मशीनरी है। दे हैव गॉट डीआरआई, दे हैव गॉट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दे हैव गॉट एनफोर्समेंट टीम्स, दे हैव गॉट रेड टीम्स, सब कुछ वो कर सकते हैं। क्या उस आदमी की आइडेंटिटी भी नहीं होती इनके पास? अब मैं कहता हूं चलिए 50% ट्रांजेक्शन में पैन कार्ड नहीं है। जिस आदमी ने प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया उसमें उसका आईडी कार्ड तो है। अगर आपको लगता है कि ये आदमी टैक्स नहीं दे रहा, ये नहीं देगा, आप जाइए फॉलो कीजिए उसको। कौन रोकता है आपके पास? सरकार के पास इतनी मशीनरी है कि आज वो चाहे तो कोई एक आदमी टैक्स की नॉन कंप्लायंस नहीं कर सकता, लेकिन उस मशीनरी को यूज नहीं किया जाता। आम आदमी जिसकी गर्दन आराम से दबोची जा सकती है, उसकी गर्दन पर बहुत जल्दी वार किया जाता है। मैं माफी चाहता हूं ये बात कहते हुए कि सरकार अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करने की बजाय 1% टैक्स जो आज आपसे लेना चाहती है, उसमें 2 तरह की हार्डशिप्स आती है। सर देखिए, 1% टैक्स मुझसे ले लिया गया, 51 लाख की ट्रांजैक्शन के ऊपर 51,000 रुपए मेरी जेब से निकल गए। दूसरी बात, जो आदमी आज मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको जाके टैन लेना पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर टैन एप्लीकेबल है या नहीं है। आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपको जिंदगी में कभी टैन लेने की जरूरत नहीं थी। आज आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बेचने की ट्रांजैक्शन की, आप जाकर टैन लीजिए। हर साल आपके पास एक नोटिस आएगा, बताइए साहब ये आपने टीडीएस की रिटर्न क्यों नहीं फाइल की? क्यों आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़े? सरकार अपनी कमजोरी की वजह से हमारे ऊपर तलवार क्यों टांगने को तैयार है? हमें इस काम के अंदर, इस चीज के अंदर दुख इस बात का है कि ठीक है, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि हर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने वाले आदमी के पास एक पैन होना चाहिए था, आप उस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के अंदर एक आईडी लगा दीजिए, जिस आईडी का आपके पास पूरा डेटा रहेगा कि इस आईडी में इतने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। उस आईडी को बाद में आप कोरिलेट कर लीजिए। टीडीएस अगर आपने 1% कटवा लिया, उससे फायदा क्या हुआ? 1% टैक्स ही तो आया, जहां पर आपके पास 20% टैक्स आ सकता था, वो आपने खो दिया। आई डू नॉट एग्री विद इट।
आई थिंक देयर कुड हैव बीन अ बेटर प्रपोजल, आई थिंक देयर कुड हैव बीन अ बेटर रीजनिंग आउट ऑफ इट, जहां पर सरकार को और बेटर टैक्स मिल सकता था। चलिए अमित जी कैसे जवाब देंगे? नहीं, यशु जी जो बात कह रहे हैं उस बात में भी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल तथ्य है। क्योंकि पहले तो बंदा 1% टैक्स देगा, उसके बाद उसके कंप्लायंस का खर्चा भुगतेगा, किसी सीए के पास जाएगा, और उसके बाद उसको डर भी लगा रहेगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, हो सकता है वो वृद्ध व्यक्ति हो, वो सैलरीड क्लास हो, उसको टैक्स के लॉस के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो उसको एक पैसे के साथ साथ उसको एक मेंटल एग्नी भी उसके साथ में जुड़ जाएगी कि यार बेच रहा हूं, कहीं फंस ना जाऊं, सब कुछ सच्चा सच्चा करते हुए भी कहीं कोई शक ना कर ले झूठा, उसके दिमाग में रहेगा। लेकिन बात यह है कि सरकार अब ये सोशल वेलफेयर स्कीम के अंदर इतना एलोकेशन बढ़ा रही है, कर रही है, और फिस्कल डेफिसिट भी कैप करना है, तो उसके लिए अब रेवेन्यू कहीं से लाएगी। तो मैं एक दिन अपने दोस्त से मजाक में बात कर रहा था कि उम्मीद करना नए टैक्सेस आएंगे और अजीब अजीब से टैक्सेस आएंगे, तो ये उसी तरह का एक टैक्स है। अच्छा, एक चीज में मेरे दिमाग में आ रही कि मैं राजधानी दिल्ली की बात करूंगा, वहां पर बहुत सारे ऐसी कॉलोनीज हैं जहां सिर्फ ब्लैक मनी में डील होता है। आप कैश पकड़ाइए, साहब प्लॉट लीजिए और अपने घर बैठिए, आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लीजिए, और वो रजिस्ट्री तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। तो आप मानते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस वहां होते हैं, खरीद और बेच होती है, सेल परचेज होती है, वो पहली बात तो इलीगल होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और अगर उसको ट्रेस किया जाए तो कैसे किया जाए? क्योंकि वहां से भी तो है सरकार को एक उम्मीद की रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन ऐसे ही होता चला जाता है। ये बिल्कुल हमारी इकोनॉमी में या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, जहां पे अब हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं प्रॉपर्टी के, दे हैव बीन रेंडर्ड इलीगल फॉर लास्ट ईयर और सो, लगभग इतने टाइम से। तो इस तरह से कैप करने की कोशिश तो करी गई है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, और हो सकता है अल्टीमेटली आगे चल के कंप्लायंस ज्यादा बढ़े, बट इससे सरकार को रेवेन्यू तो डेफिनेटली सबसे अमित जी, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो प्रॉपर्टी खरीदते 50 लाख रुपए में, वो कहते हैं कि हम 40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड खरीद रहे हैं जमीन को, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक भी जाता है। लेकिन जब वो अगर कागजों में आते हैं, रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं, तो वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव दिखती है। हाँ, एक्चुअल वैल्यू के साथ टैक्स ना लग जाए, बस बहुत ज्यादा एक्चुअल वैल्यू का 10-20% पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जितना कम से कम करवा सके उतने पे करवाया जाता है। इसका एक तो कि स्टैंप ड्यूटी की बचत हो जाएगी, सीधी सीधी 4-6% की है। दूसरा, लोगों के पास पैरेलल अकाउंट्स हैं, एक जी हमारे कच्चे का इतना पैसा है हमारे पास, एक पक्के का इतना पैसा है। तो जो ब्लैक मनी है, अब किसी के पास कमाई के करोड़ रुपए आ गया और पक्के का पैसा उसने टैक्स जो भरा है वो 30-40 लाख रुपए में भरा है, प्रॉपर्टी लेनी है उसको 1 करोड़ रुपए की, तो 20 लाख रुपए देगा पक्के के, 80 लाख रुपए देगा कच्चे के, यानी 80 लाख रुपए बक्से में भर के जाते हैं और 20 लाख रुपए का डीडी या चेक साइन करा जाता है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के अंदर ये बात लगभग हर व्यक्ति जानता है जिसने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के बारे में सुना हो या उससे कहीं ना कहीं वो जुड़ा हो। तो ये एक जो एरिया है, सरकार बहुत कोशिश करती है सर्कल रेट बढ़ा के या उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी को रैशनलाइज करके, लेकिन ये कैट एंड माउस गेम अभी तक चल रहा है। एंड उसी के वजह से सरकार ने पीछे सर्विस टैक्स बिल्डर्स पे लगाया कि चलो कुछ तो रेवेन्यू आए, लोग अगर इनकम टैक्स या उससे जुड़ा ये सब स्टैंप ड्यूटी नहीं देती, और ये टीडीएस जो 1% लगाए उसी दिशा में कदम है। और मेरे को लगता है कि हालांकि यशु जी इस बात से नाराज हैं कि इस तरह का टैक्स लगा है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर सरकार को इसका स्वाद लग गया ना तो ये आगे आगे बढ़ाती चली जाएगी इसको। मैं प्रतिक्रिया लूंगा यशु जी आपसे भी बात करूंगा इसी मुद्दे के ऊपर। पहले एक ब्रेक लेना होगा क्योंकि मजबूरी है ब्रेक लेना भी। ब्रेक, वापस हाजिर होते हैं।
बैठ जाइए, लाइफ का असली ड्रामा देखना है तो इधर आइए। हे संध्या, अरे तुमने अगर जरा भी डिसिप्लिन छोड़ी तो भाभो ने चर्चिया तुम्हारी टांग तोड़ी। अनुष्का, अगर तूने मोना को परेशान करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया को राम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस सौतन आयशा का क्या करे जो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होने देती। रानो बेटी, जरा बचकर रहना, यहाँ तो चुड़ैल ही तुम्हारे पीछे पड़ी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए सास, बहू और गब्बर सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। एक्सपीरियंस कीजिए ऑनलाइन खबरें एक नए अंदाज में। टाइप कीजिए forrealnews.tv, जानिए लेटेस्ट न्यूज और अपडेट रखिए खुद को ताज़ा तरीन खबरों से। क्लिक कीजिए लाइव टीवी और देखिए फॉर रियल न्यूज लाइव, कभी भी कहीं भी। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सरोकार है आपसे, अब है सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। हमें बदलना है अब खबरें देखने का ढंग। फॉर रियल न्यूज, आईना सच का। आवाम के पास हैं मुद्दे, मुद्दे जो जुड़े हैं भ्रष्टाचार से, मुद्दे जो जुड़े हैं अपराध से। जनता की उम्मीदों से जुड़ा एक बुलेटिन जो अभिव्यक्त करता है उनके विचारों को। आवाम की आवाज, सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। आम लोगों को मामूली राहत और शहरी वर्गों को मामूली मायूसी देकर खत्म हुआ चिदंबरम का लंबा बजट भाषण। बजट से इनकम टैक्स धारकों को नहीं मिली राहत। आयकर छूट की सीमा में वित्त मंत्री ने नहीं की बढ़ोतरी, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों को देना होगा 10% सरचार्ज। इस सत्र में पास होगा फूड सिक्योरिटी बिल। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा सरकार जल्द पूरा करेगी सभी को भोजन देने का वादा। खाद्य सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव। मोबाइल, सिगरेट, लग्जरी कार होंगी महंगी। एसी, रेस्टोरेंट और कैफे में भी लगेगा सर्विस चार्ज। सेट टॉप बॉक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 से बढ़कर 10% हुई। महिलाओं द्वारा संचालित बैंक बनाने की योजना की घोषणा। अक्टूबर में खुलेगा पहला महिला बैंक। बैंक के लिए खर्च होंगे 1,000 करोड़ रुपए। विपक्ष को रास नहीं आया यूपीए 2 का ये बजट। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा सरकार ने बहुत चालाकी से तैयार किया ये बजट।
जिस बजट पर सबकी निगाहें थी, वित्त मंत्री पी चिदंबरम का वो बजट एक लंबा भाषण साबित हुआ। इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने लगातार ये तो बताया कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने कितनी समस्याएं हैं, कितनी चुनौतियां हैं, लेकिन किसी भी समस्या का कोई समाधान उनके इस बजट भाषण में नहीं नजर आया। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा घटाने की जरूरत भी जताई और उम्मीद भी, लेकिन इसकी कोई कोशिश उनके भाषण में नजर नहीं आई। हमारे